हाँ, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और एट ज़ीरो कंसंट्रेशन obtained by एक्स्ट्रापोलेशन, एक्स्ट्रा प्लॉटेड करने पर एक्स्ट्राप्लोटेशन, ठीक है। एक्स्ट्रा प्लॉट कर देते हैं, अगर हम ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट कर देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, लाइन देखो, ये हमने जो ग्राफ बनाया हुआ था, ये ग्राफ, ये देखिए ये वाला ग्राफ है, ये मान लो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, एक्सपेरिमेंटली यहाँ तक सॉल्व कर लिया है, तो हम इसे क्या करेंगे, अब एक्स्ट्रा प्लॉट कर देंगे। तो या यहाँ तक भी सॉल्व कर लिया है, इस कंसंट्रेशन तक भी, तो भी हम इसे एक्स्ट्रा प्लॉट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लीनियरली चल रहा है, इसका ग्राफ क्या है, लीनियर ग्राफ है, तो ये इजीली क्या करेगा, मैच कर जाएगा किसी एक पॉइंट पर जहाँ पर, और अगर बहुत ही कम कंसंट्रेशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो फिर तो बहुत ही क्लोज तक पहुँच जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, और इस पॉइंट को आगे एक्स्ट्रा प्लॉट करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम तो यहाँ से एक्स्ट्रा प्लॉट करने की बात कर रहे हैं, आप उसे और कम कंसंट्रेशन के लिए यहाँ तक ले आइए और उसके बाद तो एक्स्ट्रा प्लॉट करने में कोई दिक्कत ही नहीं है कि पॉइंट, मतलब बहुत ईजिली वो एक्स्ट्रा प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो किसके केस में है, स्ट्रॉन्ग के केस में है। बट वीक के केस में क्या ऐसा हो सकता है, ऑन द अदर हैंड, वीक के केस में ये पॉसिबल नहीं। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ या द करस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक electrolyte is very far away from the limiting value at 0 concentration, ठीक है। तो इससे बहुत दूर होगा, आप वीक का ग्राफ देखेंगे तो उससे वो बहुत दूर रहेगा, ठीक है। और वो फिर भी, और वो भी साथ साथ उसके ग्राफ उसके साथ साथ मूव करता रहता है, ठीक है, क्लियर। तो ये एक ग्राफ, इसमें क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू के बहुत से बहुत दूर होता है। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ये देखो, इसमें ग्राफ यहाँ पर बहुत कम कंसंट्रेशन पर भी ये इससे बहुत दूर है, और वो भी कैसे मूव कर रहा है, इट मूव्स विद द वाई, अलोंग विद वाई, वाई के साथ साथ मूव कर रहा है। तो ये कहाँ टच करेगा वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, उसे थियोरेटिकली सॉल्व करना पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। बट वी कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ कोलराउस लॉ। तो कोलराउस लॉ के देयरफॉर इसके या हावेवर द वैल्यू ऑफ, हावेवर द वैल्यू ऑफ lambda m naught for weak electrolyte can be determined by the use of कोलराउस लॉ, ठीक है। और कोलराउस लॉ क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस
the equivalent conductance at infinite dilution, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लैम्डा ई क्यू इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं, लैम्डा ई क्यू इनफाइनाइट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is equal to the algebraic sum of equivalent conductances or mobilities of an ion, ठीक, लैम्डा इन्फिनिटी, ठीक, नेगेटिव ऐसा लिख सकते हैं या उल्टा लिखा हो सकता है, लैम्डा इन्फिनिटी नेगेटिव, ठीक है, ऐसा लिखा हो सकता है, एंड द कैटायन लैम्डा इन्फिनिटी पॉजिटिव, ठीक, ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution, ठीक है, ये होता है। यानी कि किसी का भी अगर हम लिखें लैम्डा, वो कैपिटल लिखा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल लैम्डा, ये लीजिए स्मॉल लैम्डा लिख दिया मैंने, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो लैम्डा ई क्यू इनफाइनाइट इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इनफाइनाइट कैटायन प्लस कैपिटल लिख देता हूँ मैं, लैम्डा इनफाइनाइट एनायन, ठीक है, ये होता है। और इलेक्ट्रोलाइट्स का, ये आयंस का है, ठीक। इसे एक और तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, इसे एक और तरीके से क्या लिखा जाता है, ये एन फैक्टर की फॉर्म में भी लिखा जाता है, एन फैक्टर, एन पॉजिटिव और एन नेगेटिव, ठीक है, उस टर्म्स में भी लिखा जाता है। लिख देते हैं हम लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी, ये तो यूनी पॉजिटिव के लिए, अगर एक ही पॉजिटिव था, एन पॉजिटिव लैम्डा सी, कैटायन के लिए सी लिख देते हैं अब इसमें, ठीक है, इन्फिनिटी प्लस 1/n नेगेटिव, और लैम्डा एनायन के लिए ए लिख देते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी। या मैंने कहा इसे स्मॉल लैम्डा की टर्म्स में लिखा हो सकता है, लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी इक्वल टू 1/n पॉजिटिव लैम्डा सी, ठीक, प्लस 1/n नेगेटिव लैम्डा ए इन्फिनिटी, ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो ये अगर एक ही कैटायन है, मतलब एक ही सिंगल चार्ज है तो इस तरह से, और मल्टीपल चार्ज है तो ये। अब आपका ये एन पॉजिटिव और एन नेगेटिव क्या है, वेयर एन पॉजिटिव एंड एन नेगेटिव आर चार्ज ऑन ईच आयन furnished by electrolyte, ठीक है, फर्निश्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। अब इसे एक और तरीके से, जैसे ये तो डेफिनेशन इस तरह से लिखी जाती है, एक और तरीके से इसका स्टेटमेंट लिखा जाता है कोल-राउस लॉ का। कोल-राउस लॉ का क्या स्टेटमेंट लिखा जाता है कि कंडक्टेंस ऑफ the conductance of any ion at
infinite dilution is independent to the presence of other ions। तो किसी भी एक आयन का कंडक्टेंस, कोई सा भी कंडक्टेंस, मोलर, इक्विवेलेंट, कोई भी कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज़ इंडिपेंडेंट टू द प्रेजेंस ऑफ अदर आयन, मतलब दूसरे आयन का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन होता है, आइडियल गैस होता है, आइडियल गैस का अकेला पार्टिकल होता है तब भी वही बिहेवियर होता है उसका, और वो 10 पार्टिकल के साथ होता है तब भी वही बिहेवियर होता है, उसके बिहेवियर में चेंज नहीं आता है। लेकिन रियल गैस में ऐसा नहीं होता है। रियल गैस के पार्टिकल में अकेला है तो आइडियल जैसा होगा, लेकिन दूसरे पार्टिकल के साथ है तो उसमें अट्रैक्शन भी होते हैं, रिपल्शन भी होते हैं। तो यहाँ जब ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आयन आ जाता है, विदाउट इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो देयर इज़ नो अट्रैक्शन एंड देयर इज़ नो रिपल्शन बिटवीन द आयन्स। ठीक है, बिकॉज लिखना चाहें तो हम इसका रीज़न लिख सकते हैं, बिकॉज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन there is no attraction or repulsion between ions। आयंस क्योंकि डिस्टेंस ही इतना ज़्यादा हो जाता है उनके बीच में कि वहाँ पर कोई ना अट्रैक्शन होता है और ना कोई रिपल्शन होता है। ठीक है, इसलिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एक की वैल्यू जो भी होती है वो दूसरे आयन से, जैसे Cl नेगेटिव है तो Cl नेगेटिव अब किसी के साथ भी रहे, Na के साथ रहेगा तब भी वही रिजल्ट होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। वो पोटेशियम के साथ होगा, लिथियम के साथ होगा, किसी के साथ भी रहे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका रिजल्ट फिक्स्ड रहेगा। लेकिन अगर वो नॉर्मल कंडीशन में है तो जैसे लिथियम के साथ रहेगा तो रिजल्ट कम होगा, क्योंकि लिथियम का उसके साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो लिथियम के साथ Cl अगर होगा तो लेस रिजल्ट शो करेगा, और रुबिडियम के साथ होगा तो मोर शो करेगा, सीजियम के साथ होगा तो और भी ज़्यादा शो करेगा। लेकिन इनफाइनाइट पर Cl हैज़ सेम रिजल्ट विद लिथियम, विद सोडियम, विद पोटेशियम और सीजियम, सभी के साथ सेम होता है। ठीक है, ये होता है। क्लियर? ये तो है क्या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब कोलराउस लॉ कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या इफेक्ट होता है क्या नहीं है। अब ये जो लॉ है कोलराउस लॉ किसके लिए वैलिड है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए, एनी डाइल्यूशन। ठीक है, बट इट इज़ अप्लाइड ओनली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी की अगर बात करें, चलिए ये तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी था, अब बात करते हैं मोलर conductance, molar conductivity या molar conductance of an electrolyte at infinite dilution at infinite। तो इस बार हम लैम्डा m इनफाइनाइट या लैम्डा m इनफाइनाइट या लैम्डा m नॉट, ठीक है, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं, या स्मॉल लैम्डा m नॉट लिखा है या इनफाइनाइट लिखा, बात एक ही है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है बुक्स में। इसकी अगर बात करें, इज़ द सम ऑफ, सेम ये भी ऐसे ही है, इज़ द सम ऑफ द आयोनिक कंडक्टेंस, आयोनिक कंडक्टिविटीज़ या कंडक्टेंस, आयोनिक कंडक्टेंस और आयोनिक कंडक्टिविटीज़, कुछ भी वर्ड लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ द कैटायन। ठीक है, सम ऑफ द आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ द कैटायंस एंड द एनायन, वही जैसे ऊपर डेफिनेशन लिखा वैसे ही है, एंड द anions each multiplied by the number of ions
present in one formula unit of electrolyte ठीक, इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल AXBY ये सॉल्ट है और इसका हमें लैम्डा m इनफाइनाइट लिखना है, तो ये किसके इक्वल होगा? x इंटू लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ A इंटू y पॉजिटिव प्लस y इंटू लैम्डा इनफाइनाइट m फॉर B इंटू x नेगेटिव। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल लिख लेते हैं लैम्डा m इनफाइनाइट BaCl2, तो इसके लिए लिखना है, तो ये किसके इक्वल होगा? इक्वल टू होगा, इसका एक आयन है, x की वैल्यू 1, ठीक है, ये a रेज टू पावर y पॉजिटिव है, ठीक है। वो तो चार्ज लिखा है, चार्ज की तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। मैं इसे दूसरे तरीके से थोड़ा सा करेक्ट तरीके से लिख देता हूँ, ये गलत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। इसे सही से लिख देते हैं, लैम्डा m इनफाइनाइट x इंटू लैम्डा m, तो ये तो m तो है ही, m के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन्फिनिटी a, और ये a रेज टू पावर y पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस y इंटू लैम्डा b इन्फिनिटी, और ये x नेगेटिव, ये तो पावर है, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसका एग्जाम्पल जो हम लिख रहे थे, एग्जाम्पल लैम्डा इन्फिनिटी m फॉर BaCl2, तो अब ये इसका एक 1 इंटू लैम्डा Ba2 पॉजिटिव प्लस इसके दो हैं, तो 2 इंटू लैम्डा इन्फिनिटी Cl नेगेटिव, इस तरह से, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और चलिए दूसरा लिख लेते हैं एक एग्जांपल, Fe2SO4 थ्राइस का एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल लैम्डा इन्फिनिटी m फॉर Fe2SO4 थ्राइस, ये किसके इक्वल होगा? इसके दो आयन्स हैं, 2 इंटू लैम्डा इन्फिनिटी m तो है ही ऑब्वियसली आयरन, और इस पर कौन सा चार्ज? 3 पॉजिटिव इसका चार्ज होगा, ठीक है, प्लस अब इसके कितने आयन्स हैं? 3 हैं, तो 3 इंटू लैम्डा इन्फिनिटी, और ये m तो होगा ही ऑब्वियसली, और सल्फेट, और इस पर कितना चार्ज? इसका चार्ज। तो इस तरह से वो चार्ज है, ठीक है, जो हमने लिखा हुआ है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को अलग तरीके से उसके चार्ज को डिवाइड करके सॉल्व करते हैं, और मोलर कंडक्टेंस को इस तरह से सॉल्व करते हैं, और इनका मोलर कंडक्टेंस का और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का रिलेशन भी होता है, ठीक। कोई भी अगर आपको लैम्डा m इक्वल टू होता है n फैक्टर इंटू लैम्डा EQ, ये है n फैक्टर, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है, वो आप फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी के और मोलैलिटी के फॉर्मूले में अगर इसे रखेंगे तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इक्विवेलेंट वाले का अगर हम एग्जांपल लिखें तो इसका भी एक एग्जांपल लिख लेते हैं। यहाँ पर इक्विवेलेंट वाले का एक एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल जैसे हमने लिखा AlCl3, लैम्डा इन्फिनिटी EQ ऑफ AlCl3, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ लिखेंगे 1/3, ये क्योंकि 1/3 है, इंटू लैम्डा इन्फिनिटी एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस इसका तो n फैक्टर 1 है, 1/1 इंटू लैम्डा इन्फिनिटी और एनायन Cl नेगेटिव, ठीक है, इस तरह से। तो ये इसका आंसर होगा।
तो ऐसे इसका इक्विवेलेंट वाले को सॉल्व करना है, और अगर मोलर वाला है तो उसे इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कोलराउस लॉ है, और कोलराउस लॉ की लिमिटेशन वही होती है जो आपको बताया, एप्लीकेबल होता है किसके लिए, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस ओनली, ठीक है। डाइल्यूट मतलब डाइल्यूट भी क्या, इनफाइनाइट पर ही होगा, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस होते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ का यूज़ कर सकते हैं आप इसे, एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा नॉट और लैम्डा इन्फिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप क्या सोल्व कर सकते हैं, लैम्डा इन्फिनिटी सोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलराउस लॉ, ठीक। जैसे हमने क्या कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया NH4OH, NH4OH इज वीक इलेक्ट्रोलाइट and its lambda naught is calculated as, ठीक है। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो कुछ सॉल्ट्स की वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। कैलकुलेटेड एज लैम्डा इन्फिनिटी NH4Cl, ठीक है। मान लो ये लैम्डा नोट m को हमें सॉल्व करना है, लैम्डा नोट m, लैम्डा इन्फिनिटी n, मान लो ये मोलर कंडक्टेंस सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ NH4Cl की वैल्यू हमारे पास होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, लैम्डा इन्फिनिटी NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl नेगेटिव, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इक्वेशन 1, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वी कैन सॉल्व स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा हमारे पास क्या होगा, दूसरा हमारे पास NaCl होगा, लैम्डा इन्फिनिटी NaCl, तो ये हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl नेगेटिव, इक्वेशन नंबर 2, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा हमारे पास क्या होगा, NH4Cl, तो हमने ले लिया NH4, ये अब NaOH होगा, क्योंकि हमें सोडियम नहीं चाहिए, तो NaOH, लैम्डा इन्फिनिटी Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी OH नेगेटिव, और सबकी वैल्यू एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, OH चाहे इसके साथ रहे या इसके साथ रहे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इट शो सेम वैल्यू। तो ये तीन इक्वेशन है, और हमारी अननोन इक्वेशन क्या है, लैम्डा इन्फिनिटी NH4OH इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी OH नेगेटिव, ठीक है। और ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को डिज़ाइन ऑब्टेन करने के लिए वन इक्वेशन में हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को ऐड कर देंगे, 1 प्लस थर्ड, और सेकंड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। टू ऑब्टेन इक्वेशन 4 फर्स्ट प्लस थर्ड माइनस सेकंड इक्वल टू फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। यानी फर्स्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी लैम्डा इन्फिनिटी NH4Cl प्लस लैम्डा इन्फिनिटी NaOH, क्योंकि यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा। अब Na और Cl की वैल्यू माइनस लैम्डा इन्फिनिटी
NaCl, यहाँ से Na की वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि अभी बताया ना एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Na पॉजिटिव OH के साथ होगा तो उसका X रिजल्ट है, वो चाहे Cl के साथ होगा तब भी उसका X रिजल्ट होगा, तो X पॉजिटिव X नेगेटिव क्या रिजल्ट होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही Cl भी इंडिपेंडेंट टू द प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस, वही मैंने इसलिए लैंग्वेज आपको लिखवाया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट NH4OH। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला एप्लीकेशन है। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ गिवन होंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो किसी का भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम सॉल्व कर सकते हैं, किसके बेस पर, अल्फ़ा। अल्फ़ा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है, अल्फ़ा इक्वल टू होगा लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M इनफाइनाइट, या अगर इक्विवेलेंट की बात करें तो लैम्डा EQC यानी एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट की टर्म्स में सॉल्व करो या मोलर की टर्म्स, मोलर कंडक्टेंस की टर्म्स में सॉल्व करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, एट गिवन कंसंट्रेशन, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन, और वो लिमिटिंग कंडक्टेंस ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन, और ये क्या है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, या कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक, तो ऐसे ही ये मोलर के टर्म्स में हो जाएगा, तो आप इसमें अल्फ़ा को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अल्फ़ा की वैल्यू से आप क्या सॉल्व कर सकते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू से डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्व कर सकते हैं। जब अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का के क्या होता है, C∝² के इक्वल होता है, के इक्वल टू क्या होता है, C∝² होता है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, वो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया था, एन फैक्टर वाला फॉर्मूला। ठीक है, कि एन फैक्टर से क्या यूज़ होगा, तो आप के को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, लिख लेते हैं थर्ड एप्लीकेशन। क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ या डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऑब्वियसली अगर आपके पास अल्फ़ा है तो एक इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा हुआ है, तो के क्या होता है, फॉर एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या इसे हम के सी लिखते हैं कंसंट्रेशन की टर्म्स में, तो के सी इक्वल टू क्या होता है, C∝² 1 माइनस अल्फ़ा फॉर एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सिंपल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये होता है। अब हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू को C इज़ द कंसंट्रेशन लैम्डा। ठीक है, C मैं सीधा सीधा ये लिख देता हूँ, लैम्डा C लैम्डा इन्फिनिटी या लैम्डा नॉट, ठीक, अपॉन 1 माइनस लैम्डा C लैम्डा नॉट। ठीक, इक्वल टू, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो C इंटू लैम्डा C² अपॉन लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा C। ठीक है, तो ये थोड़ा सिंपल फॉर्म में हो गया है। ठीक, इसका आप यूज़ कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सॉल्व करने में। ठीक है, क्लियर। और अगर इसकी वैल्यू एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है तो आप इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है, नेगलेक्ट करके सीधा लैम्डा नॉट की टर्म्स में, मतलब इस टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो मल्टीप्लाई में है इसलिए यूज़ यहाँ पर नेगलेक्ट कर सकते हैं आप उससे पहले। वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप नेगलेक्ट कर दीजिए, अगर 1 के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल है, इफ़ लैम्डा सी बाय लैम्डा नॉट इज़ नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू 1, तो यहाँ नेगलेक्ट कर दो, यानी कि अगर ये नेगलेक्ट हो जाएगा 1 बाई अल्फ़ा, अल्फ़ा की अल्फ़ा इज़ मच लेस देन 1, तो सी अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा सीधा सीधा, वो तो आपको बताइए। ठीक है, क्लियर। चलिए ये, और इसके बाद एक सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट भी सॉल्व कर सकते हैं आप इससे। ठीक है, solubility, fourth application, solubility of sparingly means partially soluble salts। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का आप वो सॉल्व कर सकते हैं, क्या सॉल्युबिलिटी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी के लिए आप इसी क्वेश्चन को यूज़ करेंगे, लैम्डा इन्फिनिटी नॉट वाले को, लैम्डा एम नॉट या इन्फिनिटी। ठीक है, बात वही है कि सॉल्ट इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी एस। ठीक है, या आप इसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, एस सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी ये क्या होगी, मोल पर लीटर होगी, मोल पर लीटर इक्वल टू क्या होगा, के सॉल्ट इंटू 1000 अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी या लैम्डा एम नॉट। ठीक है, अब ये के सॉल्ट क्या है, ये लिख देते हैं। के सॉल्ट क्या है, स्पेसिफिक